वीडियो देखने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हम 29 अप्रैल को इंदौर आ रहे हैं रेड सन ब्लू होटल शाम को 5 बजे अपना स्टैंड अप लाइव परफॉर्म करने। और बाकी भी जो बचे हुए 3 शहर हैं कानपुर, लखनऊ, जयपुर, वो भी लाइंड अप है। टिकट सबके तुम्हें बुक माई शो पे मिल जाएंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। ए आयुष कौन है? अरे फरहाद सुबह जी आई है। वही मैं कह रहा था कि एक मूवी का नाम माइंड में आया। मूवी का नाम कुछ भी लुक चलेगा क्या मेरा? हाँ चल जाएगा। आप ये बताइए मूवी कर लेंगे? हाँ कर लेंगे। मूवी का नाम है बेसिकली किसी का हाथ किसी की टांग। आगे स्क्रिप्ट जो है वो ये है। स्क्रिप्ट नहीं, ऑन लोकेशन इम्प्रोवाइज कर लेंगे डायलॉग। ठीक है, फिर गाने आपको 50 गाने चाहिए। 50 गाने ठीक है। कास्टिंग का इसका ऐसा करते हैं 50 लोग। सलमान भाई रोजगार योजना के तहत 50 लोगों को मैंने वादा किया पिछले 3 साल में। एक्ट्रेस जो मुझे लगता है कि एक्ट्रेस 50 माइनस 30 20 साल की चलेगी भाई। बजट वगैरह 50 × 2 मेरा, बाकी आपस में बांट लेना भाई। लेकिन पैसा के मतलब पैसा नहीं आ पाएगा। पैसे के लिए कर कौन रहा है? मैं कर रहा हूँ भाई। मैं नहीं कर रहा हूँ। तो फिर आप ऑडियंस के लिए कर रहे हैं इसका मतलब? मैं तो एग्जिस्टेंस के लिए कर रहा हूँ। लॉकडाउन के बाद बॉलीवुड की हालत कुछ 2023 आईपीएल वाली मुंबई इंडियंस जैसी हो गई है, जो बहुत ट्राई कर रही है बट रिवाइव नहीं कर पा रही। सबसे पहले लोगों को लगा था कि बॉलीवुड को बचाएगी आगे ब्रह्मास्त्र, बट बाद में उसके मेकर्स को ओटीटी पे सेल करने के लिए अपने ही बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स मैनिपुलेट करने पड़े। फिर सबको लगा बॉलीवुड को पठान बचाएगी, फिर उसकी सक्सेस भी थोड़ी शेडी निकली। और अब भोई की इस फिल्म के बाद तो भैया बॉलीवुड का तो नहीं पर फरहाद सुबह जी का फ्यूचर एकदम डार्क में जाता लग रहा है मुझे। ब्रह्मास्त्र, पठान और केकेजे की हालत पृथ्वी शॉ, दीपक हुड्डा और रियान पराग जैसी हो गई है, जिनके आने से पहले उनसे उम्मीद बहुत थी, बट वो उम्मीद अब सिर्फ एक इल्यूजन बन के रह गई। देखो कुछ लोगों ने तो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, इसीलिए उनकी फिल्मों के लिए और अब उनके करियर पे तो कोई फैक्टर वर्क नहीं कर सकता। जा रहा हूं मैं घर। क्यों, मम्मी की याद आ रही है क्या? फिल्म रिलीज नहीं हुई, घर जाना है। मम्मी की याद नहीं, 70 करोड़ फीस है तेरी ऐसी मूवी की जो एक कमरे के अंदर शूट हुई है और 70 टिकट नहीं बेच पाया तू। सुपरस्टार हूं मैं। कॉफी नीचे रख, कॉफी नीचे रख। देख, एक लास्ट तरीका यही है कि मीडिया में जा और कुछ हॉट टॉपिक्स पे बोल। मलाइका के बारे में बोल। अबे हरामखोर, कुछ ट्रेंडिंग चीजों पे बोल। खैर, मीडिया तुझे क्यों बुलवाएगी भाई? पैसे देने पड़ेंगे, इतना इररिलेवेंट जो है तू। मीडिया बुलाओ, अभी मुझे पता है हॉट टॉपिक क्या। मैं ऐसे बॉयकॉट के बारे में बोलूंगा, लाइन लग जाएगी थिएटर के बाहर। मैं तो आज भी अब पूरे जितने भी मीडिया वाले हमारे भाई बहन आए हैं उनके थ्रू बोलना चाहता हूँ कि यार हम भी सुपरस्टार हैं। इन बॉयकॉट वाले से मैं कहना चाहता हूँ, हमें क्यों बाहर निकाल रहे हो सुपरस्टार की कैटेगरी से? हमें बॉयकॉट करो। मेरे को तो गाइस लगता है इन बॉयकॉट वालों के पास पैसे भी हैं, थिएटर में भी आते होंगे, है ना सर? करके दिखाएं हमें भी बॉयकॉट है। और मैं तो सर कह रहे थे कि और भी गरम गरम बातें करना। मैं आपको एक गरम बात बताऊं, मैं तो कोकेन भी। प्रोड्यूसर सर, लाइन लगी थिएटर के बाहर? थिएटर के बाहर नहीं लगी, इंस्टा प्रोफाइल पे लगी है मेरी। ये देख, ये एमकेसी क्या होता है? एमकेसी नहीं, नीचे तारीफ भी तो करे, बीकेएल लिख रहे हैं। वैसे प्रोजेक्ट चले ना चले पर हेल्थ साथ में चलती रहनी चाहिए, इसीलिए है माई फिटनेस चॉकलेट स्मूथ पीनट बटर। ये यूएस एफडीए एंड आईएसओ सर्टिफाइड है और साथ में आपके सारे फेवरेट टेक्सचर्स में अवेलेबल है। स्मूथ, क्रिस्पी, क्रंची। आपको टेस्ट बहुत जगह मिल जाएगा, बट ग्रेट टेस्ट के साथ हेल्थ वो सिर्फ माई फिटनेस पीनट बटर के साथ ही मिल सकती है। इसको आप अपने वर्कआउट के साथ साथ अपने ब्रेकफास्ट या रेगुलर रूटीन में कभी भी कंज्यूम कर सकते हो। टेस्ट नहीं बदलेगा सुबह हो या शाम। सो एक बार जरूर ट्राई करें माई फिटनेस चॉकलेट स्मूथ पीनट बटर। फिलहाल मूवीज ना चलने का ब्लेम ऑडियंस और बॉयकॉट कल्चर पे डालना ठीक वैसा ही है जैसा टाइम पे वीडियो ना आने का ब्लेम यूट्यूबर्स टेक्निकल एरर पे डाल देते हैं, एकदम अननेसेसरी। बिकॉज हमारे पास एक लेटेस्ट ओटीटी हिट है, बहुत बड़ी फर्जी। पर अब जो लोग कहेंगे मैं उससे पहले ही कहते रहा हूँ, हाँ भाई वो ओटीटी हिट है। और ओटीटी और थिएटर में फर्क होता है वो मुझे भी पता है, बट दोनों में एक चीज कॉमन है, देखने वाली ऑडियंस। लेकिन बॉय ने अब अपनी बैक टू बैक अनसक्सेसफुल फिल्मों का ब्लेम अब उल्टा ऑडियंस पे डाल दिया कि भैया ऑडियंस को तो अब ओटीटी देखना पसंद है और ओटीटी पे तो गाली वाला कंटेंट होता है, इंटीमेट कंटेंट होता है, बोल्ड कंटेंट होता है, अडल्ट कंटेंट होता है। ऑडियंस को वो देखना है, हम तो उसको बनाते नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं। ये ठीक वैसी बात है जो यूट्यूबर जब चलते नहीं है फिर बोलते हैं कि हम तो फैमिली फ्रेंडली वीडियो बना रहे हैं और लोगों को गाली वाली देखनी है। तो भैया फिर गाली वाली बना लो ना। कौन सा आप रियल लाइफ में गाली नहीं देते? कौन सा आपको नहीं पता कि गाली वाला कंटेंट बनता कैसे? बट आप बना नहीं सकते, आप वैसा कंटेंट दे नहीं पा रहे, तो आप एक यूजलेस सा एक्सक्यूज दे रहे हो। सच बात यह है कि ऑडियंस को इंटरेस्ट गाली वाले अडल्ट कंटेंट में नहीं है, बल्कि रॉ एंड रियल कंटेंट में है। वो कंटेंट रियलिटी के बहुत करीब है, आपका फैंटेसी वर्ल्ड वाला कंटेंट नहीं। दूसरा, अब ऑडियंस बहुत ज्यादा बॉलीवुड की टैक्टिक्स समझ गई है, जहां पे बॉलीवुड कहीं ना कहीं सॉफ्ट ब्रेन वॉशिंग करता था और अब लोग वैसा कंटेंट बिल्कुल नहीं चलने देते। तो एक तरफ तो इनके पास बनाने को कंटेंट नहीं है, दूसरा ये जो सॉफ्ट ब्रेन वॉशिंग वाला कंटेंट बनाते थे कुछ गलत चीजों को ग्लैमराइज करके, वो भी ये कर नहीं सकते। तो भैया कुछ लोगों को तो बैक टू पवेलियन होना पड़ेगा। असिस्टेंट इधर आओ। हाँ जी सर। ये जो हमारे सर ने ताजा ताजा हगा है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है अभी?
सर मेरे क्रू में 150 लोग हैं, 100 लोगों ने भी अभी तक मूवी नहीं देखी। मैं तो कह ही रहा था तुम्हारा क्रू धोखेबाज है। ये बताओ मूवी का बजट कितना था? लगभग 100 करोड़। और पीआर पे लगा लो लगभग 200 करोड़। यार एडवर्टाइजमेंट कहाँ है? शहर में 2 पोस्टर चिपके हुए हैं, वो भी मैंने खुद चिपकाए हैं। अरे सर मीम मार्केटिंग चल रही है ना, ओवरयूज मीम टेम्पलेट पे सर का चेहरा लगा के फुल फनी कर रखा है। अरे वही वाले मीम पेज ना जिसके कमेंट सेक्शन में लोगों से ज्यादा बोट्स होते हैं, वो लिखते हैं कि मेरी स्टोरी बिल्कुल मत देखना वरना पानी निकाल दूं। और सर वो रील का खर्चा अलग है, सारे इन्फ्लुएंसर हमारी मूवी के गानों पे ठुमका लगा रहे हैं। हाँ ये गाने वाला कॉन्सेप्ट मुझे काफी सही लगे। गाने मतलब, लेकिन गाने हैं कहाँ मूवी में यार? घटिया गाने हैं। कुछ और बताओ मुझे। अच्छा सर मैं एक आइडिया देता हूँ, मतलब हमारे सुपरस्टार की एक पॉडकास्ट करा देते हैं यूट्यूब पे। ये 1000 यूट्यूबर की लिस्ट है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इनमें से कौन कौन करता है पॉडकास्ट? अरे सर कौन नहीं करता, सारे पॉडकास्ट वाले ही हैं। अच्छा 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 अच्छा, ये वही दारू वाला है ना, इसके साथ कराते हैं पॉडकास्ट इसका। देख भाई बियर दारू तेरा जो भी नाम है, इससे कट टू कट सवाल पूछने तुझे कि बॉम्बे आने की जर्नी कैसी है, सर का स्ट्रगल क्या है, सर मूवी में गाली क्यों नहीं देते, सर मूवी में किस क्यों नहीं करते, सर मूवी में डांस क्यों नहीं करते, सर मूवी में एक्टिंग, मतलब समझ गया ना? हाँ समझ गया, ये तो मैं समझ गया सब कुछ। बता फिर क्या पूछेगा? मतलब मेरा पहला सवाल यही होगा कि भूत होते हैं कि नहीं? भूत नहीं बैठ। अब आप लोग खुद बताओ कि गदर मूवी के टाइम पे कितने प्रमोशंस होते थे? कौन सा कपिल शर्मा शो था, कौन सा इंस्टाग्राम रील्स थी, कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे? सिर्फ पोस्टर्स लगते थे। लगान मूवी के टाइम पे, मैं हूं ना मूवी के टाइम पे कौन सा पॉडकास्ट चैनल था? बागबान मूवी के टाइम पे कौन से इन्फ्लुएंसर्स थे? मतलब ये तो एक रिकॉर्ड है कि जिस मूवी का इस तरीके से सबसे ज्यादा प्रमोशन किया गया है वो सबसे बड़ी बड़ी फ्लॉप हुई है। मूवीज चलती है पहली कंटेंट से और दूसरी वो प्रमोट होती है वर्ड ऑफ माउथ से। और अगर मूवीज को प्रमोट करने का कोई तीसरा फैक्टर है तो वो कोई शो या प्लेटफॉर्म नहीं है, वो है उसके अपने गाने। ये भी एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि कुछ मूवीज जिनका कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, उन्होंने ऑडियंस अट्रैक्ट कर ली रिलीज होने से पहले ही अपने गानों के थ्रू। जब आशिकी 2 रिलीज हुई थी तो उसकी दोनों ही कास्ट बहुत बड़ी, कुछ मतलब ऐसा ग्लैमर कुछ ऐसा नाम नहीं था कि ये बहुत बड़ी कास्ट है, इनके लिए लोग थिएटर में जाएंगे, उनके लिए तो आज भी नहीं जाते। बट आशिकी 2 रिलीज होने के 2-3 हफ्ते बाद चली थी वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, और उस ऑडियंस पहले वाली जो इनिशियल ऑडियंस अट्रैक्ट हुई थी वो हुई थी उसकी गानों की वजह से। और ऐसे एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फिर एक मूवीज फ्लॉप होने का बहुत बड़ा रीजन है कि ये मूवीज बहुत ओवर प्राइस्ड बजट पे रहती हैं, इनमें एक्ट्रेस की फीस बहुत ज्यादा बेमतलब की रहती है, इनमें एक्ट्रेस के नखरे क्योंकि बहुत ज्यादा बेमतलब के रहते हैं, इनमें शूट का बहुत सारा बजट ऐसा बिना मतलब का रहता है जिसकी जरूरत ही नहीं है। अब आप कंतारा मूवी का एग्जांपल ले लो, वो मूवी एक बहुत ग्रैंड स्केल पे शूट हो रखी है, ऐसा भी नहीं कि वो कहीं इंडोर लोकेशन में एक ही सेट पे शूट हो गई, वो बाहर के सेट पे शूट हुई है, उसमें एक्शन सीन्स भी हैं, उसमें वीएफएक्स भी है, उसकी कास्टिंग भी काफी ह्यूज है, उसके बावजूद भी वो कितने मिनिमम बजट में बन गई और इसीलिए उसको इतना एक्सट्रीम प्रॉफिट हुआ है। अगर वो मूवी 200-250 करोड़ में बनती ना तो उसका भी प्रॉफिट मार्जिन इतना सही हो जाता। साथ में बॉलीवुड मूवीज के मार्केटिंग बजट जिससे शायद मूवीज को 1 रुपए का भी फायदा नहीं होता होगा। बाकी यहाँ पे लीड एक्टर नहीं, सभी एक्टर्स बहुत अननेसेसरी फीस चार्ज करते हैं जितना कि उनका स्टारडम भी नहीं है। एक सबसे बड़ा रीजन मूवीज का अंडर परफॉर्म करने का है कि यहाँ पे एक्टर जो है, जो बड़े बड़े नाम है, वो भी बहुत बिलो एवरेज परफॉर्म करते हैं। आप अक्षय कुमार का एग्जाम्पल ले लो, सम्राट पृथ्वीराज मूवी आई थी, अब शायद सम्राट पृथ्वीराज के ऊपर कभी कोई दूसरी मूवी भी नहीं बनेगी, और उन्होंने उसमें सम्राट पृथ्वीराज का कैरेक्टर इतना लूज परफॉर्म किया है कि उन्होंने एक मूंछ तक अपनी रियल नहीं उगाई। मतलब आप डमीज यूज कर रहे हो, आप शोल्डर शॉट के लिए बॉडी डबल यूज कर रहे हो, आप अपना पूरा टाइम अपने प्रोजेक्ट को नहीं दे रहे। जब आप अपना दिल नहीं दे रहे प्रोजेक्ट को तो फिर ऑडियंस क्यों उसको देखने आएगी? जब आप अपने कोर से किसी प्रोजेक्ट के लिए परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, रणवीर सिंह का सबसे बड़ा एग्जांपल है बाजीराव मस्तानी में, उन्होंने कितना टाइम लिया था उसको प्रिपेयर करने के लिए, तो उस कैरेक्टर में दिख रही है ना फिर कि वो दिल से कर रहे हैं, वो उस कैरेक्टर के कोर में है। अगर आज के टाइम में किसी फैमिली मसाला मूवी पे 100 करोड़ खर्च हो रहे हैं तो उसमें लगा लो आपकी 70 से 80 करोड़ बिना मतलब खर्च हो रहे हैं जिसका मूवी में कोई मतलब ही नहीं है। देन ये अपने ही प्रोजेक्ट का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड मैनिपुलेट करते हैं ताकि ये उसको ओटीटी पे सेल कर सके। आधे से ज्यादा पैसा ये फेक पब्लिक रिव्यू के लिए लगाते हैं, अपने बोट से वहां पे रिव्यूज डलवाते हैं, अपनी पीआर टीम के फेक अकाउंट से ट्विटर पे ट्रेंड चलाते हैं, अपनी पीआर टीम के थ्रू फेक वीडियो रिव्यूज बनवाते हैं। लेकिन पब्लिक यार पागल थोड़ी है, साफ पता लगता है उन वीडियोज में वो फेक रिव्यू हैं, साफ पता लगता है ट्विटर पे जाके कि वो फेक बोट ट्रेंड्स हैं, साफ पता लगता है इंस्टाग्राम पे कि ये फोर्सफुल मीम प्रमोशन है। इतनी फेक पीआर का क्या मतलब है यार? इनकी फेक पीआर का तो पापराजी से ही पता चल जाता है, पापराजी को कॉल करके एयरपोर्ट पे बुलाया जाता है कि हमारे फोटो ले लो, वरना किसके पास टाइम है यार किसी इररिलेवेंट इंसान के फोटो खींचने के लिए। और वो वाला लोड रहता है कि यार वो एयरपोर्ट लुक की मेरी फोटो छपनी है तो नहीं, वो एयरपोर्ट लुक वही है अगर आप बुलाते हैं तो। मतलब थोड़ा समझाओ, नहीं समझा। पता ही है आपको कि जब बताई दो। अरे कि यार खुद ही बताना पड़ता है ना। ठीक से बताओ यार। तो अरे खुद ही बताना पड़ता है किसको? जी मैं फलानी जगह लैंड कर रहा हूँ, आप आ जाइए। हम एयरपोर्ट पे 100 बार आते हैं, 100 बार जाते हैं, हमें तो कोई पापराजी दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ये आते हैं उसी एग्जैक्ट
टाइम पे पेपराजी कैसे आ जाते हैं भाई एयरपोर्ट पे। तो जितना दिमाग इस सब में लगा रहे हो, जितना बजट इन पीआर एजेंसीज को दे रहे हो, उतना टाइम उतना बजट किसी राइटर को दे दो यार, तो वैसे ही फिल्म अच्छी आ जाएगी, वैसे ही प्रोजेक्ट अच्छा आ जाएगा। और रही बात इनकी किसी पॉडकास्ट पे आने की, किसी यूट्यूबर के साथ कोलैब की, कपिल शर्मा शो पे आने की, ब्रो इन लोगों की तो मैं गारंटी लेता हूँ कि अपने फायदे के बिना किसी की मैयत पे भी ना जाएं। ये लोग आपको जहां दिखेंगे अपने फायदे से दिखेंगे, या तो अपने प्रमोशन के लिए, या अपना किसी आने वाले प्रोजेक्ट के प्रमोशन के लिए, या अपने किसी इवेंट और चैरिटी के लिए। ये लोग किसी के दोस्त नहीं हो सकते। आया सर पॉडकास्ट से कोई आया रिस्पॉन्स? अरे घंटा यार रेस्पॉन्स, वो खुद दूसरों के नाम पे व्यूज ले रहा है, तुझे क्या दिलाएगा? सर एक काम करते हैं, इस मतलब हमारे सुपरस्टार का कोलैब कुछ इन्फ्लुएंसर के साथ करा देते हैं। हाँ ठीक है, बताओ फिर कितने इन्फ्लुएंसर वगैरह क्या है? तकरीबन इस देश की आबादी है 140 करोड़, तो मान लो 150 करोड़ के आसपास होंगे। मैं भी तो एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे भी इंस्टाग्राम पे 50,000 फॉलोवर हैं सर। ठीक है, बुलाओ सबको, जो है तुम्हारा भी देख लेंगे। पहला कोलैब मेरे से ही करा दो ना। अरे यार देख लेंगे। हाय, आई एम फ्रॉम हिट एंड फ्लॉप प्रोडक्शन। हेलो सर। हमने 1000 इन्फ्लुएंसर को एक्सक्लूसिवली मेल की थी, जिसमें आप 800 इन्फ्लुएंसर हो। ओह माय गॉड। और आपको मौका मिलेगा सुपरस्टार सर से कोलैब करने का। ओह माय गॉड। तो आपका चार्ज क्या है? कुछ नहीं सर, सुपरस्टार सर को मैं क्या चार्ज करूंगा, मैं छोटा सा इन्फ्लुएंसर हूँ। नहीं, जैसे आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो रील के लिए कुछ तो चार्ज करते होंगे आप। 2000 रुपए सर। नहीं, वो तो हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपकी फ्लाइट का जुगाड़। फ्लाइट विस्तारा, इंडिगो, इकोनॉमी क्लास। नहीं, प्लेन की पंखड़ी पे बैठ के आना होगा सर डन। और तुम्हारा 1 स्टार होटल में 1 दिन का कमरा भी करा अरे सर मैं चटाई पे लेट जाऊंगा, सुपरस्टार सर के साथ कोलैब की बात हो गई अब तो। और आपको सुपरस्टार सर के साथ पूरा 2.5 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसमें आपको एकदम फ्रेश, ट्रेंडिंग और गजब रील बनानी होगी। लेकिन सुपरस्टार सर उसमें एक्ट नहीं करेंगे, डायलॉग नहीं बोलेंगे, ब्रीथ नहीं करेंगे, और आप सुपरस्टार सर के ऊपर कोई जोक नहीं मार सकते। कोई इशू नहीं है सर, कोई इशू नहीं है, मैं एडजस्ट कर लूंगा। और आपको सुबह से शाम तक कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा। और ऐसा हो सकता है कि सुपरस्टार सर अपनी 1000 स्टोरीज में आपको एक स्टोरी में मेंशन भी कर दें। सर थैंक यू सर, मेरी लाइफ बना दी आपने। डन है कोलैब, मैं आ रहा हूँ बैग पैक करके, अभी आपके साथ ही चलता हूँ। अभी आपको ये चीज काफी फनी अब मनगढ़ंत लगी होगी, बट ये सच है। जब शुरू में मुझे अप्रोच आते थे कि आपको किसी बॉलीवुड वाले के साथ कोलैब करना है, तो हम उनको अपने प्रमोशनल चार्जेस बता देते थे। तो सामने जवाब आता था कि आपको तो उन स्टार के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। मैं सीधा बोलता था भाई उस स्टार को भी तो मेरे साथ काम करने का मौका मिल रहा है, या तो मुझे पैसे दे दो, और नहीं तो अगर आप कोलैब ही करा रहे हो तो एक्सक्लूसिव कराओ, या तो भाई मुझे वो भी 3-4 घंटे का टाइम दे, मेरे से बात करे, या शायद वो मेरा कंटेंट देखता हो तो मुझे पर्सनली बोले। मुझे कॉन्टेक्ट भी ईमेल के थ्रू कोई टीम कर रही है, मुझे बुलाया भी जा रहा है 100 लोगों के साथ, मुझे कहा जा रहा है सुबह से शाम तक आप वहां होटल में बैठोगे, सर का वेट करेंगे। अरे मेरे तो पिछली 10 की 10 वीडियो हिट है, सर की तो 10 की 10 वीडियो फ्लॉप है। मैं तो सर से बड़ा हुआ। या अगर मैं इंस्टाग्राम रील पे कोलैब कर रहा हूं तो फिर वो कोलैबोरेटर वाली रील डलवाऊं ना, फिर सर की भी टाइमलाइन पे मेरी रील आनी चाहिए। नहीं, वो भी नहीं हो पाएगा, पैसे भी नहीं देंगे, होटल और फ्लाइट कराएंगे, बस आ जाओ। हाँ भाई, हमने देखी होटल एंड फ्लाइट। और जितने लोग, मैं सभी यूट्यूबर्स या सभी इन्फ्लुएंसर्स को ब्लेम नहीं कर रहा, जितने लोग इन लोगों से सिर्फ इसलिए कोलैब कर लेते हैं कि ये कोई बॉलीवुड स्टार है, एक्टर है, भाई इनके एंगेजमेंट और अपनी चेक करना तुम्हारी लाख गुना बढ़िया है, तो एटलीस्ट या तो पैसे लो या अपनी वो रिस्पेक्ट रखो। मैं तो अपने चैनल पे हीरो हूं, जिस दिन मुझे कोई क्रिकेटर या कोई बॉलीवुड वाला एज अ फ्रेंड सामने से अप्रोच करेगा मैं बिल्कुल जाऊंगा, या अगर प्रमोशन के लिए अप्रोच करेगा तो मैं पैसे लेके जाऊंगा। मैं अपनी इज्जत मिट्टी में मिला के भूखा रह के 100 लोगों की लाइन में लग के होटल में वेट करके सर के साथ 1 मिनट के अंदर कोई रील नहीं बनाने वाला। ये लोग होटल के कॉरिडोर में खड़े खड़े कोलैब करके चले जाते हैं, और बंदा खुश है, सर के साथ एक फोटो आ गई। अरे सर को भी तो खुश होना चाहिए, हमारे साथ उनकी एक फोटो आ गई। ये लोग ना तो रिस्पेक्ट करते हैं किसी भी यूट्यूबर की, किसी भी इन्फ्लुएंसर की, ये लोग जानते भी नहीं है, ये लोग मतलब जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं। इनके एक्सप्रेशन ऐसे रहते हैं, हटाओ यार, मूड खराब हो गया, पूरे दिन हाई रहेंगे। और इनके प्रोजेक्ट ना चलने की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, देयर एटीट्यूड, देयर ईगो प्रॉब्लम, हर वक्त रियलिटी से कट ऑफ रहना, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं करते लोग, क्योंकि ये आम आदमी के साथ, आम लोगों से, आम जगहों पे रहते नहीं है, ये ट्राई भी नहीं करते जाके। वरना अगर कोई चाहे एक मास्क पहन के कैप लगा के किसी भी जगह चला जा बिना बताए, कौन पहचान रहा है कि कौन घूम रहा है। और यही बात है कि कोर रियलिटी से बहुत दूर हो चुके, और इनके काम में अब कोई रॉ एंड रियलनेस है नहीं। जैसे आप ओटीटीज पे कुछ प्रोजेक्ट देखते हो, जैसे पाताल लोक, तो वहां पे आप उन कैरेक्टर से रिलेट करते हो कि हाँ यार हाथीराम चौधरी ऐसे पुलिस वाले होते हैं, क्योंकि वो एक्टर्स ही हैं, वो जो है तो एनएसडी से पढ़े हैं, जिनकी ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा है, और वो नए नए आए हैं, मतलब अभी उनके अंदर ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा है, तो वो अपने आर्ट को वो चीज देते हैं, तो आपको लगता है रिलेटेबल है। और वहां एक मुक्के में 4 ट्रक फूट रहे हैं, हवा में उड़ के हीरो जा रहा है, मैं रिलेट ही नहीं कर रहा, मेरे को तो रॉ कंटेंट चाहिए भाई, इसलिए फ्लॉप हो रही है तुम्हारे प्रोजेक्ट। सो ये लोग रियलिटी से बहुत दूर है, और जब तक इन लोगों को समझ में आएगा तब तक ये जहाज डूब चुका होगा, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि यार नए नए लोगों को मौका मिल रहा है, और ये वीडियो बनाने का भी मेरा पर्पज यही था, जागो
इन्फ्लुएंसर जागो, ठीक है। आप यार अपने इंस्टाग्राम पेज के, अपने यूट्यूब के हीरो हो तो हीरो बन के रहो, और उसी रिस्पेक्ट के साथ, उसी स्टैंडर्ड के साथ जाओ। अगर आप कोलैब करने जा रहे हो, हर किसी को अप्रोच करता है यार ये, यू आर नॉट द ओनली वन, तो उसी तरीके से जाओ। आप दूसरों के भी स्टैंडर्ड खराब कर रहे हैं, और अपफ्रंट हो गए एटीट्यूड के साथ बोलो यार कि मैं चार्ज करूंगा, मैं उसे स्टार मानता ही नहीं, मैं अगर आ रहा हूँ अपना टाइम दे रहा हूँ, आई विल टेक मनी। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही रेंट। और अगर अभी तक तुमने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, फॉलो जरूर कर लेना। स्टैंड अप टूर के 4 शहर बचे हैं। अगर आप इंदौर, कानपुर, लखनऊ या जयपुर से हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बुक माई शो पे जाके भी सर्च कर सकते हो। आप जरूर आए, स्टैंड अप लाइव परफॉर्म करेंगे, सभी के साथ फोटो लेंगे, मिलेंगे, बातचीत करेंगे। दैट्स इट फॉर द डे। और हमारा व्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स एक बार देखना बिल्कुल ना भूलें।